अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रात की खामोशी हर सू मुसल्लत थी और आसमान की स्याह चादर पर पूरा चांद चमक रहा था। दूर तक सकूत का राज था। हवा भी बड़ी पुरसकून थी कि उसका खफीफ भटका हुआ झोंका भी उस तरफ कहीं दिखाई ना दे रहा था। वो मैदानी इलाके से गुजरती हुई हाईवे थी। दाएं बाएं ऊंचे नीचे दरख्त और उनके पैरों में बेतरतीब झाड़ियां और ना जाने कौन कौन से पौधे दूर तक ऐस्तादा दिखाई देते थे। और सड़क से बहुत फासले पर मैदान के बीच एक खस्ता पुरानी तर्ज का बना हुआ 2 मंजिला मकान था जिसकी खिड़की और दरवाज़ा बंद था। अंदर से कहीं कोई रोशनी की खफीफ झलक भी दिखाई ना दे रही थी, जबकि उसका बैरूनी हिस्सा चांद की रोशनी से नहाया हुआ था। उसके मेन दरवाजे के सामने गुजरने के लिए जमीन से कुछ ऊंचा रास्ता बना हुआ था जिसके दाएं बाएं खारदार तारें लगी हुई थी और उसके सिरे पर एक लकड़ी का दरवाजा था जो टूटकर एक तरफ लटका हुआ था। दूर से आसमान और चांद की रोशनी में एक परिंदा उड़ता हुआ उस मकान के करीब आया और उसकी छत पर बैठ गया। वो स्याह काला कौवा था। उसकी जिसामत आम कौवे से बड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख सुर्ख थीं और वो अपनी गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देख रहा था। वो कुछ बेचैन दिखाई दे रहा था। अचानक हवा का एक झोंका चला। सड़क पर पड़े हुए सूखे पत्ते अपनी सरसराहट पैदा करते हुए अपनी जगह से मुतहरक हुए और यकदम रुक गए। हवा का झोंका गुजर गया। फिर जैसे जैसे हवा का झोंका आगे बढ़ा, झाड़ियां और दरख्तों के पत्ते हिलने लगे। उनमें सरसराहट पैदा होती चली गई। यकदम ना जाने कहां से एक कुल्हाड़ी उड़ती बल खाती आई और मकान की उस लकड़ी में प्यूसत हो गई जहां कौवा बैठा हुआ था। कुल्हाड़ी के आने और प्यूसत होने में कौवा अपनी जगह बुरा जमान रहा था और उसने डर कर वो जगह नहीं छोड़ी थी। गहरे सकूत में एक आवाज पैदा हुई और फिर खामोशी छा गई। हवा का झोंका फिर चला। दरख्तों के पत्ते उड़े। एक अजीब सी आवाज पैदा हुई। यकदम वो लटका हुआ लकड़ी का दरवाजा झूला और फिर उस मकान का मेन दरवाजा एक धमाके से खुला और बंद हो गया। उसके साथ ही फिर वही सकूत छा गया। वही खामोशी गालब आ गई। कौवा अपनी जगह बैठा था। उसके नीचे लकड़ी में कुल्हाड़ी प्यूसत थी और उस जगह से सुर्ख खून की एक लकीर नीचे की तरफ बह रही थी। कौवा उसी लकड़ी पर चला तो गहरे सकूत में सरसराहट पैदा हुई और जैसे ही कवाड़ का सरसराहट मादूम हो गई, उसने कद आदम आईने के सामने खड़े होकर अपने हुस्न का जायजा लिया और उसके होंठों पर तमकनत से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसका नाम रानी था। वो बहुत खूबसूरत, बड़ी आंखें और सहसुराही नुमा गर्दन की मालिक। उसकी आंखों में एक अजीब सी बात थी। कोई भी उसकी आंखों में ज्यादा देर तक देख नहीं सकता था। बेज़ाहर गोश्त पोश्त की एक नाजुक सी लड़की दिखाई देने वाली दरअसल अपने सीने में एक पत्थर दिल रखती थी जो उसी के लिए धड़कता था। उसकी आंखों में किसी इंसान की कोई कदर नहीं थी। उसकी चाहत और उसकी ख्वाहिशों के समंदर में दौलत के अंबार, किसी रियासत की मलका और उसके सामने कतार बांधे खड़े मुलाजमीन जो उसका एक हुक्म मानने के लिए हर दयाम तैयार खड़े हुए। कोई उसकी बात रद्द करने की
जुर्रायत ना करे और वो अपनी मर्जी से भले सामने खड़े बंदे की गर्दन उड़ा दे। उसकी अपनी सोच थी, वो किसी की पाबंद नहीं रहना चाहती थी। घर में सब भाइयों से छोटी थी, इसलिए वो माँ बाप की ही नहीं अपने भाइयों की भी बहुत ज़्यादा लाडली थी। वो जिस बाप की बेटी थी उसके पास भी दौलत कम नहीं थी। वो कई ज़मीनों का मालिक था, जायदाद थी, बेहतरीन नस्ल की गाय और भैंसें थीं, नौकरों की कतार थी, गाड़ियाँ थी और उस छोटे से शहर में बड़ी कोठी थी जिसका अपने वक़्त में बेहतरीन नक्शा रहा होगा। जवाब जो अब भी देखने और रहने में अच्छी लगती थी, लेकिन मौजूदा दौर में वो पुराने नक्शे की हो गई थी। रानी जानती थी कि यह सब कुछ उसका नहीं, उसके 6 भाई हैं, उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ उनका है। वो एक दिन इस घर से रुखसत हो जाएगी और जो उसका होगा वो उसे जाने वाले घर में ही मिल सकेगा। इसलिए आने वाले वक्त से उसने बहुत सी उम्मीदें बांध ली थी, अपनी सोचों को आसमान की बुलंदियों पर ले गई थी। वो पहले ही किसी को खातर में नहीं लाती थी और खातर में किसी को लाने के लिए उसने अपना मोराल बहुत बुलंद कर लिया था। रानी किसी आम लड़की की तरह नहीं थी, वो निडर थी और कुछ भी कहने के लिए अल्फाज तराजू में लेकर बैठ नहीं जाती थी। उसे अपने हुस्न पर अगर गरूर था तो अपनी आंखों पर खुद रश्क करती थी। उसके कमरे में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। एक रिमशा थी जो उसके कमरे में जा भी सकती थी और हर तरह की बात भी कर सकती थी, जो रानी के दिल की बात भी जानती थी और रानी ने क्या कहा था वो भी समझती थी। रानी जुबान से अल्फाज अदा करके कुछ कहे या आंखों से इशारा करे, रिमशा के लिए मख्फी नहीं होता था। वो इस घर में उसकी खास मुलाजमा थी। उसे रानी की निगाह में एक अलग मकाम हासिल था। रिमशा किसी जानने वाले की तवस्सुत से एक छोटे कस्बे से आई थी। उसने रानी के दिल में अपना मस्कन बनाने में देर नहीं की थी। रानी ने भी उसे गैर मामूली अहमियत दे दी थी। वो उसकी राजदां भी थी। ये नाम उसे रानी ने दिया था। उसकी उम्र 18 साल थी, लेकिन उसकी खोपड़ी में दिमाग किसी 38 साल की औरत का था। वो मुशाक और बहुत ज़ैरक थी। उसका अंदाज़ा सिर्फ रानी को था। रानी उसके बगैर चल ही नहीं सकती थी। सब जानते थे कि रिमशा रानी का बहुत ख्याल रखती है, इसलिए वह उसकी मुलाजमा की हसीयत से वाकिफ हो चुकी थी। रानी सिर्फ रात को सोते और कॉलेज जाते वक्त उससे अलग होती थी, वरना वह उसके साथ साए की तरह रहती थी। इस वक्त जब कदम आदम आईने के सामने रानी खड़ी अपना जायजा ले रही थी तो उसके पीछे रिमशा भी खड़ी थी। उसने अपनी लंबी चोटी आगे करके अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई थी और उसकी उंगलियां उसके सिरे से खेल रही थी, जबकि निगाहें आईने पर मरकूज रानी को ही देख रही थीं। उसे रानी पर रश्क आ रहा था। वो खुद उसके हुस्न में खोई हुई थी। वो उसके चेहरे पर अपनी निगाहें जमाए हुए थी। कैसी लग रही हूँ? रानी ने आईने में अपने पीछे रिमशा को खड़ी देखकर पूछा। वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जो आपकी तारीफ में पूरे उतर सके? रिमशा ने मुस्कुराकर कहा। रानी एकदम से मुस्कुराई। अल्फाज तुम्हारे पास ना हो, तुम तो डिक्शनरी हो, बोलती हो तो फिर बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर देती हो। कहाँ 5 जमात पढ़ी हूँ, अल्फ बे से आगे क्या है नहीं जानती, रिमशा ने कहा। 5 जमात पढ़कर तुम्हारा ये हाल है। सोचो तुमने अगर 10 जमातें पढ़ ली होती तो फिर तू क्या ना कर जाती। रानी ने घूमकर उसकी तरफ देखा। क़यामत बर्पा कर देती तुम और सब कुछ भस्म हो जाता तुम्हारे लफ्ज़ों की तपश में। ये आप ही हैं जो मेरे बारे में ऐसा कहती हैं। एक मुलाजमा के लिए उसकी मालकिन के अल्फाज सोने से कम नहीं हैं, रिमशा ने कहा। काश आपके अल्फाज में मैं कहीं महफूज कर सकती। तू एक मुलाजमा ही नहीं है, तू मेरे लिए बहुत कुछ है।
रानी ने उसकी तरफ देखकर मैनीखेज अंदाज में कहा, तू तो मेरी दोस्त भी है। उन बातों में देर हो जाएगी, मेहंदी की रस्म में जा रही हैं आप, और यकीनन सब तैयार होकर सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। रिमशा ने उसे याद दिलाया। मेरी भाभियां भी इंतज़ार कर रही होंगी। रानी ने उसकी तरफ आंखें निचाकर पूछा और वो मुस्कुराई। तो क्या वो इंतज़ार नहीं कर रही होंगी? रिमशा ने कहा, मेरा वो इंतज़ार करें, और उस इंतज़ार की आग में झुलसती हुई मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनके चेहरों पर तड़प देखकर जैसे मुझे सुकून सा आ जाता है। रानी कहती हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसे कमरे से बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। बहुत इंतज़ार करा दिया है, अब चलें। रिमशा ने अपनी चोटी को सर झटक कर अपनी पुश्त में कर लिया। रिमशा, तेरे लंबे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारी चोटी देखती हूँ तो लगता है जैसे तूने सांप पाल रखा है। रानी ने अपनी निगाहें उसके चेहरे में प्यूसत करते हुए कहा, आप हुक्म करें तो मैं चोटी काट कर आपके कदमों में रख दूं। रिमशा ने कहा, सांप की तरह आपके पैरों से लिपट जाएगी, फिर तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, और तू मुझे अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं तुझे भी काट दूंगी। रानी ने अपनी जगह से उठकर कहा। उसका लहजा यकदम अजीब सा हो गया था। वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ चली तो रिमशा भी उसके पीछे चल पड़ी। जो ही रिमशा चली, रानी ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसकी मतलाशी निगाहें घूम रही थी। क्या हुआ? रिमशा ने पूछा। तुमने कुछ सुना? रानी ने पूछा। क्या? रिमशा ने सवालिया निगाहों से रानी की तरफ देखा। रानी ने फिर गौर किया और बोली, जैसे? जैसे क्या? रिमशा ने रानी के चुप होते ही पूछा। रानी ने देखा और कहा, कुछ नहीं। वो कमरे से बाहर निकल गई। रानी को फिर सरसराहट सुनाई दी थी, लेकिन अब उसने गौर नहीं किया। ऐसा उसे अक्सर महसूस होता था। जब भी देखती तो कुछ दिखाई ना देता। सरसराहट का सुनाई देना उसे अपना वहम मालूम होने लगा, लेकिन वो कई बार सरसराहट सुनती थी। रिमशा ठीक कहती थी, सब तैयार थे। उसकी भाभियां अपने अपने चेहरे पर खार सजाए बराजमान थीं। जैसे ही रानी उनके सामने गई, सब ने कहर आलूद निगाहों से उसकी तरफ देखा। माँ और बाप की तो वो लाडली थी ही, भाई भी उस पर जान देते थे, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं कह सका। ये दिल की दीवारें ही थी कि जहाँ उसकी भाभियों की आवाज़ें टकरा कर फिर वापस उनकी समाज तक आ जाती थीं। अलबत्ता जीनत भाभी की बात कुछ अलग थी। खानदान में शादी थी और सब रस्म मेहंदी में जा रहे थे। रानी कार की पिछली सीट पर दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। उसका चेहरा यूं दिखाई दे रहा था जैसे स्याह आसमान की गोद में चांद चमक रहा हो। वो कार जब बाजार से गुजरी तो दो आंखें ऐसी भी थी जो पहले तो उसके चेहरे से हटी ही नहीं थीं, और जब कार उसके बराबर से गुजर गई तो वह बहुत देर तक कार को जाती हुई देखता रहा। जब कार आंखों से उजल हो गई तो वो निगाहें खुद ब खुद उससे हट गई थीं। उसका नाम फहद था। बहुत खूबसूरत और अच्छे कद काठ का नौजवान था। उसके बाप के गत्ते की फैक्ट्री थी। वो भी अपने बाप और भाइयों के साथ इस कारोबार में शरीक था। वो एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसका घर इसी इलाके में था। 4 माह कबल फहद की अचानक रानी पर नज़र पड़ी और वो पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठा। इतनी खूबसूरत और पुरकशिश आंखों वाली लड़की उससे कबल उसने नहीं देखी थी। एक नज़र क्या पड़ी उस पर, वो तो जैसे उसकी आंखों में बस गई। वह उसे हर जगह और हर चीज़ में दिखाई देने लगी। जागती आंखों में उसका चेहरा और सोती आंखें तो कोई और ख्वाब देखना ही भूल गईं। 2-3 बार रानी ने भी आंखों की पलकें उठाकर फहद की तरफ देखा था, महज चंद सानिये के लिए, जिसे एक बदली चांद के आगे से हटे और फिर दूसरी बदली चांद को अपने हिसार में ले ले। फहद को इल्म था कि वो कॉलेज किस वक्त जाती है। इस वक्त तो वह बाजार में ज़रूर खड़ा होता, जब बाकी सारा दिन वो अपने काम में मसरूफ़ ज़रूर होता, लेकिन उसकी तवज्जो उसी तरफ होती। वो रानी के इश्क में इस हद तक मुब्तला हो गया कि उसे पाने के लिए
मुज़तरिब हो गया और उसी के बारे में सोचता रहता था। ऐसे ही कदमों के लिए बाजार से गुजर रहा था जब अचानक उसने रानी को कार में बैठे देखा और फिर उसकी आंखें जैसे मंजमद होकर रह गईं और वह दूर तक जाती कार को देखता रहा। फहद इसके लिए बहुत संजीदा हो गया था। वो दीवानगी की हद से उसे चाहने लगा। उसने सोचा कि वो रानी से बात करे और उसे अपने दिल का हाल सुनाए। वो अकेला ही अपनी आग में जलना नहीं चाहता था। उसने फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो रानी को अपने दिल की बात कह कर ही रहेगा। उसी बाजार में पुरानी किताबों की एक दुकान थी। दुकान का एक हिस्सा पुरानी किताबों से भरा हुआ था। पुराने काउंटर के पीछे एक ऊंचे स्टूल पर एक नाटे कद का आदमी विराजमान होता था। उसका नाम सत्तू था, जो वहां लेन देन करता था, जबकि दुकान के दूसरे हिस्से में बैठने वाले आदमी का नाम जगन था। उसका असल नाम कुछ भी हो, लेकिन वो जगन के नाम से ही मारूफ था और सब उसे उसी नाम से जानते थे। जब वो शुरू में उस जगह आया तो एक बड़े मियाँ उसके पास बैठने लगे। उन्होंने ही एक दिन उससे कहा था कि उसकी शक्ल उसके मरहूम दोस्त से बहुत मिलती है। उसे हम प्यार से जगन कहते थे। बस उसी दिन से उसका नाम भी जगन हो गया। जगन का लंबा मुंह था, बड़ी आंखें और चेहरा जैसे हर वक्त किसी गहरी सोच में मुस्तगर्क रहता। वो बड़ी तेज नज़र का मालिक था। उसकी उम्र 60 साल के लगभग, लेकिन उसकी जिस्म चुस्ती से लगता था जैसे वो 40 साल से ज़ायद उम्र का नहीं। अनजानी आहट पर उसके कान खड़े हो जाते। वो कदमों की चाप पहचान कर बता सकता था कि उसके अक़ब में कौन आ रहा है। वो चेहरा पढ़ने का माहिर था। उसकी ज़ुबान हर वक्त किसी न किसी जिक्र में मशगूल रहती। जगन सारा दिन और रात के किसी पहर तक उसी जगह बैठा पेंसिल से तस्वीरें बनाता रहता। उसके इर्द गिर्द कई तस्वीर थीं जो उसके हाथ का कमाल थी। उसकी उंगलियों में पेंसिल होती तो जैसे वो खुद चलती हो। इतनी तेज़ी से और इस कदर महारत से वो कागज़ पर रक्स करती कि किसी का भी अक्स अय्यां हो जाता। वो सालों से इसी जगह बैठा था। वो सालों पहले भी ऐसा ही था। किसी से भी बहुत कम बात करता था, लेकिन हर किसी की सुनता था। उसके कान सब कुछ सुनने के लिए मुस्तरिब रहते थे। वो कब दुकान बंद करता और किस वक्त उसकी दुकान का शटर खुल जाता, इसके बारे में शायद ही कोई जानता था। वरना तो सबको यही लगता था कि जगन अपने साथी सत्तू के साथ इसी दुकान में रहता है, इसी जगह सोता है, वो कहीं नहीं आता जाता, यही उसका मस्कन है, वो इसी जगह का हो गया है। जगन ने सैकड़ों बार रानी को आते जाते देखा, क्योंकि उसका घर जिस गली में था उसमें जाने और आने के लिए बाजार से ही गुजरना पड़ता था। ज्यों ही वकार जिसमें रानी विराजमान होती बाजार में दाखिल होती, जगन के काम करते हुए हाथ साकत हो जाते। कार उसकी दुकान के आगे से गुजरती तो वह कुछ गड़बड़ाकर फिर से अपने काम में लग जाता। जब दूसरी बार उसी वक्त फहद उस बाजार में रानी के दीदार के लिए आया तो उस वक्त जगन के हाथ एक फ्रेम पर बड़ी तेजी से चल रहे थे। वो यकदम रुक गई। फहद इस वक्त जगन के अक़ब में कुछ फासले पर खड़ा था। तब जगन ने अपने कान खड़े करके कुछ सुनने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरत मुतरश्शे हो गई, और जब गली से अभी कार बाहर नहीं निकली थी तो जगन की तवज्जो उस तरफ मबजूल हो गई। जगन ने किसी की तरफ भी नहीं देखा। कार उसके बराबर से रोज की तरह गुजरी और फहद ने भी रानी का दीदार कर लिया। जगन पेंसिल चलाना भूल गया। फहद चला गया और जगन उसके जाते कदमों की चाप जैसे सुन रहा था। जब फहद चला गया तो जगन अपनी जगह से उठा और उसने वो जगह देखी जहां अभी कुछ देर पहले फहद खड़ा था। वो ज़ेरे लब कुछ बोला और फिर अपनी जगह पर आ गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब भी फहद रानी के दीदार के लिए आया हो और जगन को उसका इल्म ना हुआ हो। ये अजीब बात ज़रूर होती कि जो ही फहद और रानी एक दूसरे के सामने होते उसका हाथ रुक जाता और कान उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते। जगन उस्ताद
ये किताब जो आप कल तलाश कर रहे थे। सत्तू के हाथ में एक बोसीदा किताब पकड़ी हुई थी और वह उसके पास आकर बोला। जगन का हाथ रुक गया। उसने किताब की तरफ देखा और पेंसिल अपने कान में फंसाकर किताब अपने हाथ में ले ली और बोला, कहाँ से मिली? उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई गहरी नींद से जाग जाए और कुछ कहने के लिए अपनी जुबान हलाए। आवाज़ में अजीब खमार था। किताबों में पड़ी हुई थी। सत्तू ने कहा, इसकी मुझे तलाश थी, तुम जाओ। सत्तू चला गया। जगन ने कहा और वो अपना काम छोड़कर किताब की वर्क गर्दानी करने लगा। जगन की बनाई हुई बहुत सी तस्वीरों में उस खस्ता हाल मकान की तस्वीर भी थी जो हाईवे के वीरान जंगल में था। छत पर एक कौवा बैठा था और उस मकान की लकड़ी में प्यूसत कुल्हाड़ी भी दिखाई दे रही थी। फहद ने उस दिन बहाना करके काम से छुट्टी कर ली। वो ये तो जान ही गया कि रानी किस कॉलेज में पढ़ती है। वो छुट्टी से कबल ही कॉलेज के बाहर पहुंच गया। जब रानी कॉलेज से बाहर निकली तो वह मतलाशी निगाहों से गाड़ी की तरफ देखने लगी जो अभी तक नहीं आई थी। रानी खरामा खरामा चलती कॉलेज गेट के कुछ ही फासले पर चली गई। उसकी कार उसी जगह आकर रुकती थी। रानी को अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि फहद किसी नतीजे की परवाह किए बगैर उसके पास पहुंच गया और बोला, हेलो। रानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो जानती थी कि फहद उसके रास्ते में खड़ा उसे देख रहा होता है। वो बोली, जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फहद ने बिला तामल कहा। क्या? रानी ने झट से पूछा। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? फहद ने कहा। क्या बात करनी है आपने? रानी के लहजे में रूखापन आया था। जो बात करनी है वो यहीं कर लें। यहाँ पास ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है, फहद ने कहा। उसके चेहरे पर बात करते हुए कोई घबराहट नहीं थी। उसकी दीवानगी में कोई खौफ माने नहीं था। उसका लहजा पुरएतमाद था। ठीक उसी वक्त रानी की कार आ गई। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। रानी ने अपनी कार की तरफ देखा और फहद से कुछ कहे बगैर अपनी कार की तरफ चली गई। वो बेनियाजी से कार की पिछली सीट पर बैठी और कार आगे चल दी। फहद देखता ही उसे रह गया। फहद को अफसोस था कि बात करने का एक मौका उसके हाथ से निकल गया। अब दोबारा बात करने के लिए उसे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो रोज़ बहाना करके फैक्ट्री से छुट्टी नहीं कर सकता था। काम और बाप का डर उसके उस दीवानेपन में हायल था। रानी जैसे ही कार में बैठकर आगे गई, उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट निछावर की, जैसे कोई किसी का तमस्खर उड़ाने के लिए मुस्कुराहट की फुलझड़ी छोड़ता है। फिर उसके होंठों से मुस्कुराहट मादूम हो गई और वो मतानत से बैठ गई। अपने कमरे में आकर रानी ने अपनी फाइल और बैग एक तरफ रखा। रिमशा एक गिलास पानी का प्लेट पर रखे अंदर आ गई। रानी ने गिलास उठाकर 2 घूंट लिए और वापस प्लेट में रखकर कमरे में देखा। सरसराहट उसकी समाज से टकराई थी और फिर उसने सर झटक दिया। वो अपने इस वहम से नजात चाहने लगी थी। वो बोली, रिमशा एक बात तो बता। पूछे रानी साहबा। रिमशा गिलास एक तरफ रख के उसके पास ही खड़ी हो गई, जबकि रानी अपने बेड के कोने पर बैठी हुई थी। जब कोई किसी खामोशी में हायल हो जाए तो उसकी भला क्या सज़ा होनी चाहिए? रानी ने पूछा। कोई आपकी खामोशी में हायल हुआ है रानी साहबा? रिमशा ने पूछा। मैंने जवाब मांगा है, सवाल नहीं, रानी ने कहा। सजा का तयन शख्सियत देखकर ही किया जा सकता है, रिमशा ने चालाकी से कहा। तब ही कोई फैसला किया जा सकता है। किसकी शख्सियत देखकर? रानी ने उसकी तरफ देखा जिसने ऐसी जुर्रायत की है, जिसकी खामोशी में कोई हायल हुआ। हमने तो उसकी शख्सियत देखनी है, रिमशा ने अपनी आंखें घुमाकर कहा। वो मेरे पास आकर बोला, मुझे आपसे कोई बात करनी है। ऐसी दीदा दिलेरी कि मैं भी एक लम्हे के लिए दंग रह गई। रानी ने बताया कि उसके लहजे में एतमाद था। उसकी आंखें पुरतरा के खौफ से आरी थीं। फिर तो आपको उसकी दीदा दिलेरी पर इनाम देना चाहिए, रिमशा ने कहा। ऐसे दीवाने कहाँ मिलते हैं? इनाम? रानी ने मैनी खेज अंदाज में कहा और मुस्कुरा पड़ी।
तुम ठीक कह रही हो, ऐसी जुर्रायत पर इनाम ही मिलना चाहिए, ऐसा इनाम जो मुद्दतों याद रहे। क्या ख्याल है? वैसे रानी साहबा, जिसने भी ऐसा किया है, मुझे लगता है कि वो कोई दीवाना है। रिमशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम उसकी तारीफ कर रही हो? रानी ने उसके चेहरे पर अपनी निगाहें जमाते हुए कहा। मैंने तो अपना ख्याल जाहिर किया है। रहने दो तुम अपना ख्याल, रानी ने हाथ मारते हुए कहा। मुझे किसी ऐरे गहरे दीवाने की जरूरत नहीं। तो क्या हुक्म है? वो बोली। रानी ने रिमशा की तरफ देखा और अपनी जगह से उठती हुई बोली, जाओ मेरे लिए खाना ले आओ, आज मैं अपने कमरे में ही खाना खाऊंगी। रिमशा एक लम्हे के लिए नहीं रुकी और पानी का गिलास प्लेट समेत उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। वो चलते हुए गिलास और प्लेट आपस में टकरा भी रही थी, जैसे वो म्यूजिक बजा रही हो। रानी के उसके जाने का अंदाज देख रही थी। फहद फिर उसी जगह खड़ा था, उससे बेखबर के किसी के कान उसकी तरफ मतवज्जा हैं। उसी असना में रानी की कार गली से निकली और जैसे ही वह फहद के सामने से गुजरी, रानी ने ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो कार रोक दे। ड्राइवर ने कार एक तरफ करके रोक दी। वो लड़का खड़ा है जनरल स्टोर के पास, उसके पास जाओ और बोलो कि वो 12 बजे अपनी बहन को कॉलेज भेज दे। उसके दाखिले के लिए मैं सिफारिश कर दूंगी, वो इसीलिए खड़ा है, रानी ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर फहद के पास गया और उसे रानी का पैगाम दे दिया। पहले तो फहद उसकी बात समझ ही ना सका, लेकिन जल्द ही वो उसका इशारा समझ गया। रानी ने उसे मुलाकात के लिए 12 बजे का वक़्त दिया था। ठीक है, फहद ने गर्दन हिलाई। वो खुशी से सरशार हो गया। ड्राइवर वापस कार में बैठा और रानी के कहने पर उसने कार आगे बढ़ा दी। फहद उसी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा। उधर रानी की कार आगे बढ़ी, उधर फहद खुशो-खुर्म अपने घर की तरफ चल पड़ा और जगन मुंह ही मुंह में बोलता हुआ मुतबराना अंदाज में अपनी जगह से उठा और दुकान से बाहर निकलकर बेचैनी से फहद की उस जगह को देखा जहां वो कुछ देर कबल खड़ा था, और वो फिक्रमंदी से बड़बड़ाया, दीवाना है। ठीक वक्त पर फहद कॉलेज पहुंचा। यहां तक आने के लिए उसे फिर आज एक नया बहाना करना पड़ा। रानी कॉलेज के गेट से नमूदार हुई और फहद के पास जाकर बोली, कहाँ है वो रेस्टोरेंट? ये साथ ही है, फहद ने मुस्कुराकर कहा। वहां बैठते हैं, रानी ने कहा। आइए, फहद ने कहा और उसके साथ ही चल पड़ा। रेस्टोरेंट ज्यादा दूर नहीं था। इस वक्त वहां रश भी नहीं था। इक्का दुक्का जोड़े या कुछ नौजवान बरा जमान थे, दोनों एक तरफ होकर बैठ गए। हाल में हल्की हल्की मौसीकी की आवाज बिखर रही थी। आप क्या लेना पसंद करेंगी? फहद ने पूछा। सिर्फ जूस, रानी ने सपाट लहजे में कहा। फहद ने वेटर को 2 जूस लाने के लिए कहा। रानी ने एक नज़र उसकी तरफ देखकर पूछा, वो क्या बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं? दिल की बात, फहद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं सुनना चाहती हूँ, रानी ने सर्द मोहरी से कहा। मेरे लिए मुश्किल था कि मैं आपको सिर्फ दूर से ही देखता रहूं, इसलिए मैंने किसी नतीजे की परवाह किए बगैर आपसे बात करने का फैसला कर लिया। इसीलिए मैं आपके सामने आ गया हूं। मुझे आपकी इसी जुर्रत ने मजबूर किया कि मैं आपके साथ बैठूं और वो बात जानना चाहूं जो आप मुझसे कहना चाहते हों, रानी ने कहा। इसी दौरान वेटर जूस के गिलास उनके आगे रखकर चला गया। मैं बरमला कहना चाहता हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि आप मेरी बात सुनकर सजा देती हैं कि मेरी बात पर गौर करती हैं। मैं एक अच्छे घराने का लड़का हूँ। इस शहर में हमारी गत्ते की एक फैक्ट्री है। हम खुशहाल हैं और इसी इलाके में रहते हैं जहाँ आपकी रिहाइश है। रानी ने जूस का एक घूंट लिया और कहा, ये सब तो ठीक है, वो बात क्या है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं? मैंने आपको देखा और आपसे मोहब्बत हो गई है मुझे। फहद ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बगैर अटके कह दिया। मुझे लगता है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगा। हर वक्त आपके ख्यालों में रहता हूँ। रानी की इस बात सुनकर इत्मीनान से जूस के छोटे छोटे घूंट लेती रही। फिर उसने फहद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासर मुतरश्शे नहीं था कि जिससे ये अंदाज़ा लगाने में आसानी हो
कि उसकी बात सुनकर उसे नागवार लगा है कि अच्छा, बिल्कुल सपाट चेहरा था, कोरे कागज की मानद। आपका नाम क्या है? रानी ने पूछा। मेरा नाम फहद है। मेरा ताल्लुक किस खानदान से है? मेरा बाप क्या करता है? मेरा भाई मेरे लिए क्या जज्बात रखते हैं, आपको पता है? रानी कहकर फिर छोटे छोटे घूंट लेने लगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने आपको देखा और मैं कुछ नहीं जानता। फहद उसकी तरफ देख रहा था। उसका जूस का गिलास उसकी तरह उसके सामने पड़ा था। मैं आपको शिद्दत से चाहने लगा हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि जो तरीका बात करने का मैंने इख्तियार किया है वो ठीक भी है कि नहीं। उसे मेरे जुनून का नाम दे लें या मेरे पागलपन कह लें। मेरे दिल में जो बात है उसका इजहार मैंने आपसे कर दिया है। रानी ने अपने जूस का गिलास खाली किया और उसे मेज पर रखकर फहद की तरफ देखा और बोली, ये पागलपन है, ये मेरी मोहब्बत का इजहार भी है। फहद ने कहा। ऐसी जुरायत किसी किसी में होती है, रानी ने कहा और उसके भरे हुए जूस के गिलास की तरफ देखते हुए कहा, आपका जूस उसी तरह पड़ा है, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। वो बोला, क्या बताया था आपने, क्या करते हैं आप? रानी ने पूछा। हमारी गत्ते की फैक्ट्री है, फहद ने कहा। हमारी से आपकी क्या मुराद है? रानी ने उसकी तरफ देखा। पूरे महल्ले की है, रानी ने कहा और ज़ैरे लब मुस्कुराई। मेरे अब्बू और मेरे भाई सब की मुश्तरका है, फहद ने वजाहत की। हम सब एक साथ काम करते हैं, यानी कि प्लेट एक है और खाने वाले के ही हाथ। रानी ने कहा, मिस्टर फहद, मेरा ख्याल है कि हमें अब चलना चाहिए। मुझे आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो मुज़तरब हो गया। मैं जवाब जानना चाहता हूँ। आप बहुत इजलत पसंद हैं, बात करने में भी जल्दी और जवाब पाने में बेचैनी। रानी ने मुतानस से कहा, मैंने आपको आपके दिल की बात कहने का मौका दिया, आपकी बात सुनी, जूस पिया, और अब आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं अभी और इसी वक्त जवाब दूं। वो लोग मुझे जहर लगते हैं जो मुझ पर अपनी मर्जी ठोंस देना चाहते हों। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। आई एम सॉरी, फहद ने जल्दी से कहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक बात याद रखिएगा मिस्टर फहद, आइंदा आप मुझे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मैं ना चाहूँ, और जब मैं चाहूँगी तो आपकी बात का जवाब दूंगी। मैं चलती हूँ और मेरे रास्ते में भी खड़ा नहीं होना, रानी ने कहा और उठ खड़ी हुई। आप कब मिलेंगी मुझे? फहद ने उठकर जल्दी से पूछा। रानी ने पलटकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें फहद के चेहरे पर जमा दी कि यकदम फहद ने अपनी निगाहें फेर ली। रानी ने कहा, मैंने कहा ना कि मैं खुद जवाब दूंगी, जब मेरी मर्जी होगी, जब मैं चाहूँगी। फहद चुप हो गया। रानी उसी जगह से चली गई। आसमान साफ और धूप चमकदार थी। रानी अपने घर की छत पर हाथ में चाय का मग थामे एक बड़े झूले में बैठी दूर गोल की शक्ल में उड़ते परिंदों को देख रही थी और होले होले झूला भी झूल रही थी। रिमशा के पास एक लकड़ी के स्टूल पर बैठी थी। उसने भी चाय का एक छोटा सा मग पकड़ा हुआ था। रिमशा, रानी होले से उसका नाम लिया। जी रानी साहबा। अपनी बात कहने से कबल वो उसकी तरफ मुस्कुराई और बोली, जब तुम मुझे रानी साहबा कहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हुक्म करें, मैं कहती रहती हूँ और आप सुनती जाएं। रिमशा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। मेरी भाभियाँ मुझे रानी साहबा क्यों नहीं कहती? रानी ने पूछा। उन्हें भी मुझे यही नाम लेकर पुकारना चाहिए। आप सबसे छोटी जो हैं, उसने कहा, और फिर वो आपको रानी साहबा क्यों कहेंगी? सब तो आपसे जलती हैं। तो क्या हुआ, इस घर की लाडली तो हूँ ना, उसने एक अदा से कहा। उनकी जलन देखकर मुझे खुशी होती है। लाडली अब अपने अम्मा अब्बा और भाइयों की ही, भाभियों की नहीं, रमशा ने कहा और एक चाय का घूंट ले लिया। रानी उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखते हुए कहा, कहो तो उन सब के मुंह से भी रानी साहबा कहला दूं। छोड़े रानी साहबा, वो तो पहले ही आपके साथ एक महाज खोले बैठी हैं, उन सब का एका है, रिमशा ने कहा। जीनत भाभी तो उनकी कप्तान हैं। मुझे डर है क्या उनका? आप डरती तो नहीं,
लेकिन यही बहुत है कि जब आपके भाई आपके साथ लाड करते हैं, आपके मुंह से निकली बात पूरी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो वह सब अपनी ही आग में जलकर झुलस जाती हैं। रिमशा ने कहा, उसी बात पर आप खुश रहें, और क्या करना है। रानी रिमशा की बात सुनकर खुश हो गई और एक अदा से मुस्कुराई और फिर बोली, वो मुझे फिर मिला था। वो कौन? रिमशा ने उसकी तरफ देखा। रिमशा, तेरी याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं, तू मुझसे दोबारा ये जानने की कोशिश करे कि वो कौन। रानी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं जानती हूँ कि तू ऐसा जानबूझकर करती है। रिमशा मुस्कुराई, फिर क्या हुआ? वो वाकई मेरा दीवाना है, पागल। अपने दिल का अजहार मेरे सामने कर दिया और मेरी तरफ यूं देखने लगा जैसे मैं उसी के इंतजार में थी। रानी ने बताया। मुझसे जवाब मांगने लगा। तो फिर आपने क्या कहा? रिमशा ने पुरइश्तियाक निगाहों से देखा। अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ कहना चाहती थी। रानी ने सर्द मोहरी से कहा, अभी मैंने कुछ नहीं कहा। आपको गुस्सा आ रहा है, अच्छा नहीं लगा। रिमशा ने उसकी आंखों में झांक कर तफक्कुर से कहा, यह गुस्ताखी है, और गुस्ताखी तब ही बर्दाश्त हो सकती थी अगर वो बहुत अमीर, दौलतमंद और हर चीज़ का अकेला मालिक होता। लेकिन वो तो अपने बाप और भाइयों के साथ काम करता है और ख्वाब देख रहा है मेरे, यानी कि रानी के। रानी का लहजा जहरीला हो गया और आंखों में जैसे सुर्खी उतर आई। रिमशा ने अपने हाथ से चाय का कप नीचे फर्श पर रख दिया और उठकर उसके अकब में जाकर उसके कंधे आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ गई थी। रानी साहबा, आपकी आंखों में अंगार भरे हैं, चले आप कमरे में चलते हैं। बोलो, क्या सदा दूं उस गुस्ताखी की उसे? रानी ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, जब आपने सदा का सोच ही लिया है तो ये भी तय कर लेंगे। आए नीचे चलते हैं, रिमशा ने कहा। रिमशा, बैठ जाओ अपनी जगह, अभी मैं और खुले आसमान के नीचे रहना चाहती हूँ, रानी ने कहा। उसकी आंखों की सुर्खी कम होने लगी थी। रिमशा ने कुछ देर और उसके कंधे नरम हाथों से दबाए, फिर उसके सामने जाकर उसकी आंखों में झांका। सुर्खी मादूम हो गई थी। रिमशा ने कहा, आप इतनी जल्दी गुस्से में ना आ जाया करें रानी साहबा। इतनी जल्दी गुस्से में आने वाली होती तो इसी वक्त उसका सीना चाक करके उसके दिल को निकाल कर बाहर फेंक देती, जो मेरे लिए धड़कने लगा है। क्या और किसके लिए धड़कने लगा है? यकदम उसके आवाज़ कानों में पड़ते ही रानी और रिमशा ने बीक वक्त गर्दन घुमाकर उस सिमत की तरफ देखा जिधर से आवाज़ आई थी। सीढ़ियों के पास रानी की बड़ी भाभी जीनत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बड़ी मैनी खेज मुस्कुराहट थी। उसने महज वो आखिरी जुमला सुना था जिससे वो किसी हतमी बात तक भी नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन उसने बात यूं की थी जैसे उसने सारी बात उनकी सुन ली हो। रानी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ये जानने के लिए आप ऊपर आई हैं, मुझे नीचे बुला लेती, मैंने यूं ही बात की है। वो मुस्कुराकर पास आ गई। बुरा ना मनाना भाभी, आपके यूं ही बात करने के भी 1000 मतलब होते हैं, रानी ने अपनी जगह से उठकर कहा। ये तो तुम 1000 मतलब निकाल लेती हो, मेरी बात तो सादा होती है, जीनत ने कहा। रानी ने जीनत की तरफ पलट कर देखा और कहा, भाभी आपके नाम कितने मुरब्बे ज़मीन है? उसकी बात सुनकर जीनत शान बेनियाजी से मुस्कुराई और अपनी गर्दन खड़ी करके बोली, 2 मुरब्बे ज़मीन है मेरे नाम। अभी मुझे मेरे बाप ने हिस्सा देना है, मर्जी हुई तो ले लूँगी, वरना इनकार कर दूँगी। और अगर मैंने हिस्सा ले लिया तो मेरे नाम इतनी ज़मीन हो जाएगी कि इस घर में जायदाद की तकसीम हो जाए तो तुम्हारे हिस्से में उसका आधा भी ना आएगा। रानी को इसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। जीनत उसकी तमाम भाभियों से ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसका बाप गांव का बहुत बड़ा ज़मींदार था। 2 मुरब्बे ज़मीन उसे जहेज़ में दी थी। दूसरी भाभियों की निस्बत जीनत उससे कुछ ज़्यादा ही खार खाती थी। जीनत ने अपनी बात कहने के बाद पूछा, पर तू क्यों पूछ रही है? वैसे ही पूछा था, ये जानना चाहती थी कि 2 मुरब्बे ज़मीन का खिलौना लेकर अब भी तुम्हारा दिल बहल रहा है कि नहीं, रानी ने कहा। जीनत हंसी और छत का एक चक्कर लगाया।
और सर मारती हुई सीढ़ियां उतर गई। रानी की निगाहें उस पर मरकूज थीं। उसकी आंखें फिर से सुर्ख होने लगी, चेहरा गुस्से से तपने लगा। रिमशा ने आगे बढ़कर रानी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। यकदम एक आवाज पैदा हुई। रिमशा डर गई। रानी के हाथ में पकड़ा हुआ मग किरची किरची हो गया। मग खाली था। एक किरची उसके हाथों में प्यूसत हो गई और खून बहने लगा। ये क्या कर दिया आपने? चले मेरे साथ, रिमशा ने फिक्रमंदी से कहा और उसे पकड़कर नीचे ले गई। रानी के हाथ से खून निकलकर नीचे गिर गया था। रानी को इस कदर गुस्सा था कि उसे फिर सुनाई देने वाली सरसराहट की आवाज पर तवज्जो नहीं रही थी।